प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं सिख राज्य के पतन के कारण। 19वीं शताब्दी का जो फर्स्ट हाफ है उसमें सिखों का पंजाब में एक अपना राज्य स्थापित हो चुका था। महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख और हिंदू भी और वहाँ पर रहने वाले मुसलमान, डोगरा, ये जो पंजाब में विभिन्न जातियां निवास कर रही थीं, ये पंजाबियत के नाम पर महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में संगठित हो चुकी थी। और महाराजा रणजीत सिंह द्वारा गठित खालसा सेना विशाल, शक्तिशाली एवं अनुशासित सेना थी। उनकी सेना की प्रशंसा अंग्रेज भी करते थे और वे उस सेना की शक्ति से प्रभावित भी थे। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के विशाल एवं सुप्रशासित और समृद्ध पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए 2 युद्ध लड़े। पहला युद्ध 1845-46 लॉर्ड हार्डिंग्स ने लड़ा, तो दूसरा युद्ध 1849 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा लड़ा गया। दोनों युद्धों के दौरान अनेक स्थानों पर लड़ाइयाँ हुई। किसी भी लड़ाई में खालसा सैनिकों ने दुर्बलता का प्रदर्शन नहीं किया। खालसा सैनिकों की रणकुशलता व उनकी तोपों की गोलाबारी से अंग्रेज सैनिक, अंग्रेज अधिकारी आतंकित थे। शस्त्र व सामरिक सामग्री का सिखों के पास में कोई अभाव नहीं था। तब प्रश्न यह उठता है कि उस विशाल शक्तिशाली सेना को अंग्रेजों से मुंह की क्यों खानी पड़ी और पंजाब से सदा के लिए हाथ क्यों धोना पड़ा। जब हम इन कारणों पर विचार करते हैं तो अध्ययन की दृष्टि से निम्न बिंदु हमारे सामने आते हैं। पहला, खालसा सेना की अनुशासनहीनता। जो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में मैंने पहले के व्याख्यान में 2-3 बार बताया है कि महाराजा रणजीत सिंह सिखिज्म, खालसा या उनके जो गुरु थे उनके नाम पर शासन करते थे। लेकिन एक खूबसूरती यह थी कि धर्म के नाम पर शासन कर रहे थे लेकिन धार्मिक रूप से निष्पक्ष थे और उनकी जो प्रजा है, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति, किसी भी धर्म के लोग थे, उनको अपना धर्म मानने की, अपनी धार्मिक आज़ादी उन सभी लोगों को थी। और महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक पंजाबियत के नाम पर शक्तिशाली पंजाब सिख राज्य बना। वहाँ की सेना खालसा सेना कहलाती थी। 1839 में जब रणजीत सिंह स्वर्ग सिधार गए तो उनके योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में पंजाब में अराजकता
व्याप्त हो गई। सरदार यानी कि जो सैनिक कमांडर्स हैं, वह सैनिक विद्रोह करने लगे, शक्तिशाली दरबारी सत्ता हथियाने का प्रयास करने लगे। शासन की बागडोर पंचायतों के माध्यम से खालसा सेना के हाथों में चली गई। योग्य व शक्तिशाली सेना नायक के अभाव में खालसा सेना अनियंत्रित हो गई। अनुशासन उनमें नाम मात्र का भी नहीं रहा। सेना जिसे चाहती उसे राज सिंहासन पर बिठाती और जब चाहे उतार देती या उसे मौत के घाट उतरवा देती। जैसा कि मुगल इतिहास में सैयद बंधुओं के समय मुगलों के साथ हुआ। क्रांतियों और विद्रोहों की दुखद श्रृंखला ने गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया और उसके मूल में जो प्रमुख भूमिका खालसा सेना की रही। इस प्रकार उद्दंडता को प्राप्त, अनुशासन से हीन खालसा सेना, जिसने प्रशिक्षकों एवं कप्तान अविता बिले को पंजाब से खदेड़ दिया हो, अनुशासित अंग्रेजी सेना से लोहा किस प्रकार ले सकती थी, उसकी हार तो सुनिश्चित थी। दूसरा बिंदु कि 1846 की लाहौर की संधि। यह संधि खालसा सेना की कमर तोड़ने वाली तथा पंजाब को अंग्रेजों की झोली में डालने वाली सिद्ध हुई। प्रथम इस संधि से 5 वर्षीय दिलीप सिंह पंजाब का राजा बन गया और उसकी माता रानी जिंदन संरक्षिका बन गई। 5 वर्ष का दिलीप सिंह उस अराजकता में क्या सुधार ला सकता था। रानी जिंदन को शासन संचालन का अवसर मिला। उसने अपने प्रेमी, जो कि उसका आज की लैंग्वेज में एक सस्ता शब्द बॉयफ्रेंड, लाल सिंह के सहयोग से पंजाब का जो शासन चलाने का प्रयास किया। वह अपने हीन चरित्र के कारण जनता व दरबार में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकी। दरबार में षड्यंत्र रचे जाने लगे। इस पर उसने सेना को हर प्रकार से संतुष्ट रखने का प्रयास किया, परंतु वह सेना का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकी। इस पर इसी रानी ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से भिड़ाकर खालसा सेना की शक्ति को कम करने की योजना बनाई, जो कि प्रथम सिख अंग्रेज युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। इस संधि के अंतर्गत खालसा सेना सीमित कर दी गई, सैनिकों में कमी कर दी गई और खालसा सेना निर्बल हो गई। तीसरे, इस संधि के अंतर्गत हेनरी लॉरेंस पंजाब का रेजिडेंट नियुक्त हो गया और दिलीप सिंह की सुरक्षा के बहाने एक अंग्रेजी सेना पंजाब के खर्चे पर पंजाब में रख दी गई। रेजिडेंट तो शीघ्र ही पंजाब का वास्तविक शासक बन गया और अंग्रेजी सेना इतनी प्रभावशाली हो गई कि वह 1840 के उपरांत भी लाहौर से नहीं गई। इससे खालसा सैनिक नाराज हो गए और वे दिलीप सिंह के पहले जैसे स्वामी भक्त भी नहीं रहे। चौथे, इस संधि के अंतर्गत 8 सदस्यों की एक काउंसिल भी स्थापित की गई थी। रेजिडेंट लॉरेंस उसका अध्यक्ष था। उसने काउंसिल में प्रशासन में दक्ष व्यक्तियों को नियुक्त किया और उन्होंने पंजाब का सारा प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने पंजाब के कुछ व्यक्तियों को, यानी कि पंजाबियों को, अपना समर्थक भी बना लिया।
प्रमुख बात यह रही कि उन्होंने पंजाब की सारी कमजोरियों से अंग्रेजों को अवगत करा दिया। किसने अवगत करा दिया? उन पंजाबियों ने जिनको अंग्रेजों ने अपनी टीम में लिया था। इस प्रकार संधि की ये धाराएं खालसा सेना को पराजय करने का कारण बनी। तीसरा, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता। जिस प्रकार मुगल सम्राट औरंगजेब के मरते ही उसके पुत्रों में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया था, उसी प्रकार रणजीत सिंह के मरते ही उसके पुत्रों व संबंधियों में पंजाब की गद्दी के लिए गृह क्लेश प्रारंभ हो गया। रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर बैठा। उसका विरोध उसके भ्राता शेर सिंह ने किया। खड़क सिंह अयोग्य एवं विलासी उत्तराधिकारी था, अतः जनता का सहयोग उसे प्राप्त नहीं था। उधर शेर सिंह ने अंग्रेजों के सहयोग से गद्दी प्राप्त की थी। शेर सिंह ने अपनी सुरक्षा के लिए गवर्नर जनरल ऑकलैंड से सहायता की याचना की। उसका पुत्र नौनिहाल सिंह महत्वाकांक्षी एवं योग्य युवक था। नौनिहाल सिंह, अतः पिता के रहते ही उसने गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने अपने पिता के समर्थक डोगरा सरदारों का प्रभाव कम करना चाहा, परंतु 1840 में जिस दिन खड़क सिंह की मृत्यु हुई, उसी दिन देव योग से नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो गई। इन परिस्थितियों में 5 वर्षीय दिलीप सिंह को सिंहासन पर बिठाया गया, जो कि एक बच्चा था। वो कुछ नहीं कर सकता था। अब सब अंग्रेजों की सहायता पर निर्भर था। अंग्रेजों ने उनकी इस कमजोरी का लाभ उठाकर पंजाब को अपने प्रभाव में लेने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। अंग्रेजों ने अब पंजाब के अंदर अपने जो व्यू हैं, अपने जो उनके कूटनीति है, उसको उन्होंने तेज कर दिया। अब अगला है अंग्रेजों के नियोजित आक्रमण। पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के प्रयास तो 1831 से ही प्रारंभ हो गए थे, यानी कि रणजीत सिंह के समय, महाराजा रणजीत सिंह के समय, शेरे पंजाब रणजीत सिंह के समय, जब रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को सिंध पर आक्रमण करने हेतु पंजाब से अंग्रेजी सेना जाने की अनुमति नहीं दी, तो बेंटिक नाराज हो गया और 1831 की रोपड़ की संधि उसने रणजीत सिंह को डराकर ही संपन्न करवाई थी। जालंधर में अंग्रेजों ने छावनी बना ली थी। रणजीत सिंह अंग्रेजों के मंसूबों को वहां अवश्य गए थे, पर वह युद्ध नहीं करना चाहते थे। 1839 में तो रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत अब पंजाब में जो एक ये अंग्रेजों और पंजाब के बीच में जो एक ये व्यक्ति चट्टान की तरह खड़ा था, अब जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद में पंजाब में अराजकता फैल गई। स्वयं सिख सरदार अपने यहाँ अंग्रेजी सेना को आमंत्रित करने लगे, परंतु पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने को आतुर लॉर्ड हार्डिंग्स ने आक्रमण की कोई जल्दी नहीं की। 13 सितंबर 1845 को जब सिख सेना ने सतलुज नदी को पार कर लिया, तब भी ब्रिटिश कमांडर ने उसका मार्ग रोकने का प्रयास नहीं किया। मुद्की में अंग्रेजी सेना ने खालसा सेना से टक्कर उसी हालत में ली जबकि उसने अपने आप को सुनियोजित पाया।
यही बात पक्के साम्राज्यवादी लॉर्ड डलहौजी ने की। लॉर्ड हॉर्डिंग्स, हालांकि नीयत सबकी पंजाब पर थी, लेकिन लॉर्ड हॉर्डिंग्स और चाहता तो पंजाब को विलय भी कर लेता, लेकिन उसने विलय नहीं किया। पंजाब जो सिख अंग्रेज जो पहला युद्ध हुआ वहां भी। लेकिन अब आ गया लॉर्ड डलहौजी, जो कि पक्का साम्राज्यवादी है। डलहौजी के भारत आने से पूर्व ही जो पंजाबी सरदार है मूलराज से अंग्रेजों का झगड़ा प्रारंभ हो चुका था। डलहौजी पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय करने का इरादा इंग्लैंड से ही करके आया था, पर उसने भी पंजाब पर सैनिक आक्रमण करने में जल्दी नहीं की। जब गर्मी ऋतु समाप्त हो गई और डलहौजी ने अपनी सेना को सबल एवं सुगठित पाया, तब ही उसने पंजाब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। गुजरात में सिखों को करारी मात, ये जो गुजरात पहले भी 2-3 बार आया है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये गुजरात वो गुजरात स्टेट नहीं है जो कि समुद्र के किनारे है। ये गुजरात एक स्थान है जो कि संयुक्त पंजाब में पड़ता था। तो गुजरात में सिखों को करारी मात दे दी 22 फरवरी 1849, और करारी मात देकर ही उसने पंजाब को पूर्णतः अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बनाया। खालसा सेना की दशा इसके विपरीत थी। अंग्रेजों के ये जो सुनियोजित आक्रमण थे, एक अनुशासित सेना थी, उसके समक्ष यदि हम खालसा सेना को देखते हैं तो खालसा सेना में अब वो जोश, वो ताकत नहीं थी, वो अब उनकी रणनीति नहीं थी जो अब से 20 साल पहले हुआ करती थी। तो ये जो अंग्रेज़ों के नियोजित आक्रमण हुए, इसको खालसा सेना नहीं रोक पाई और तिनके की तरह बिखर गई। अगला है खालसा सरदारों का विश्वासघात। जब शेर सिंह, जो कि अंग्रेज़ों की मदद से बैठा था गद्दी पर, जब शेर सिंह ने पंजाब में शांति, शेर सिंह से पंजाब में शांति व सुव्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी, तो उसने 1841 में ही गवर्नर जनरल ऑकलैंड से पंजाब में सेना भेजने की प्रार्थना कर दी। अंग्रेजी सेना का प्रभुत्व देखकर कई खालसा सरदार, जिनमें नाम मैं आपको बताऊं तो लाल सिंह, तेज सिंह, गुलाब सिंह, ये जो खालसा सरदार थे, इन्होंने भी अंग्रेजों से सांठ-गांठ कर ली। ये तीनों सरदार, जो तीनों कमांडर्स हैं, खालसा सेना व प्रशासन में प्रमुख थे। ये तीनों ही अपने स्वार्थों से वशीभूत होकर अंग्रेजों के पाले में चले गए। ये लोग युद्ध की सारी योजनाएं अंग्रेज सेना नायकों को बता रहे थे और भयंकर युद्ध के समय युद्ध से अपना हाथ खींच लेते थे। लाल सिंह, जो कि इस समय पंजाब का वजीर, और तेज सिंह सेनापति, यानी एक प्रधानमंत्री और एक सेनापति। फिरोज शाह का जो युद्ध हुआ 21 दिसंबर 1845 में, फिरोज शाह के युद्ध में खालसा सेना ने अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, परंतु लाल सिंह के विश्वासघात के कारण इस विजय का खालसा सैनिक लाभ नहीं उठा सके। सिख सामंतों की परस्पर फूट ने ब्रिटिश सेना की सहायता की, और जब 22 दिसंबर 1845 को प्रातः अंग्रेजों ने सिख सेना पर आक्रमण किया, तो खाइयां उनका मार्ग नहीं रोक सकी और सिख सेना के पांव उखड़ गए। इस युद्ध में लाल सिंह ने अपनी सैनिक योजना पहले ही हेनरी लॉरेंस के पास में भेज दी थी। अगला बिंदु, खालसा सेना का पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप। देखिए, सेना जब राजनीति में हस्तक्षेप करने लगती है बिना किसी योग्य सेना नायक के,
यदि कोई योग्य सेना नायक है तब तक तो, यानी मतलब घोड़ा बहुत ताकतवर है कोई, लेकिन घुड़सवार यदि अच्छा नहीं है तो उस घोड़े की ताकत काम नहीं आती। अब सेना में ताकत थी लेकिन अब कोई सेना नायक नहीं है, और जब सेना नायक नहीं है तो फिर सेना राजनीति को संभालने की कोशिश करती है, और वो स्थिति तब बहुत बुरी होती है। अभी हम वर्तमान में देखें तो ऐसी स्थिति पाकिस्तान में देखने को मिलती है। रणजीत सिंह की मृत्यु होते ही खालसा सेना की पंजाब में वही स्थिति होगी जो आज पाकिस्तान में सेना की है। खालसा सेना ने तो अपना लक्ष्य अंग्रेजों से युद्ध न करके पंजाब की गद्दी पर अपनी इच्छा के लोगों को राजा बनाना, उनका वध करना, वह नवीन लोगों को गद्दी पर बैठाना ही बना लिया था। ऐसी सूरत में खालसा सेना अपनी पूर्व शक्ति को किस प्रकार कायम रख सकती थी? जिसका काम युद्ध के मैदान में था, जिनका काम घोड़ों की पीठ पर था, जिनका काम गोलियां चलाना था, तोपें चलाना था, शत्रु को ललकारना था, शत्रु का पीछा करना था, शत्रु को मौत के घाट उतारना था, वो लोग अब राजनीति में रुचि लेने लग गए कि अब किसको राजा बनाया जाए और किसको राजा के पद से हटाया जाए। ऐसी स्थिति में पंजाब दरबार की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई, और परिणाम हमारे सामने रहा दूसरे सिख अंग्रेज युद्ध में और पहले सिख अंग्रेज युद्ध में भी। अब एक कारण, एक बिंदु एक और जो महत्वपूर्ण है कि खालसा सेना को निर्बल बनाने में क्या महाराजा रणजीत सिंह का भी कोई उत्तरदायित्व था? इसको किए बिना यह टॉपिक पूरा नहीं होता है। तो आप यह तो जानते हैं, हमने महाराजा रणजीत सिंह का प्रशासन भी पढ़ा है, हमने उनका सेना के जो सैन्य अभियान हैं वो भी हमने चर्चा उनकी भी की है। तो आप ये तो जानते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह अपने समय का निसंदेह एक अच्छा प्रशासक था और एक अच्छा सेना नायक। वह सेना पर ही अवलंबित था और अपना जीवन भी नेपोलियन की भांति उसने युद्धों में ही व्यतीत किया, और उसका परिणाम यह रहा कि खालसा सेना को निरंतर युद्ध करने पड़े। इससे सेना की जो क्षति है वो निरंतर होती रही। एक रणजीत सिंह की भूल जो समझी जाती है कि उन्होंने अंग्रेज जो सैनिक और अधिकारी हैं उनको पंजाबी सैनिकों से अधिक वरीयता दी, अधिक उनको वेतन दिया, अधिक उनको सम्मान दिया। तो हमारे यहाँ के जो पंजाब के जो स्थानीय अधिकारी थे और जो स्थानीय सैनिक थे उनमें एक फ्रस्ट्रेशन आया, उनमें एक कुंठा आई, और उस कुंठा से उनकी वीरता और उनकी जो लॉयल्टी है वो प्रभावित हुई। अंग्रेजी आक्रमण की आशंका होने पर भी महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी जो खालसा सेना है उसको सुगठित एवं शक्तिशाली बनाने का प्रयास नहीं किया। अंग्रेजों को अपनी सेना में स्थान दिया और उन्होंने युद्ध के समय और उन्होंने युद्ध के समय धोखा दिया। रणजीत सिंह का जो खुद का चरित्र है उस चरित्र में भी चारित्रिक दुर्बलताएं जो शासकों में जो आम तौर पे मिलती हैं, सामान्यतः जो मिल जाती हैं, वो रणजीत सिंह का जो चरित्र जो था वो सुरा और सुंदरी का जो दास था उससे भी सेना पर एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो सेना पर आया। और इस कारण कई बार रणजीत सिंह जो है
कई अवसरों पर सेना के प्रति जो उदासीन बन गया। अपनी निर्बल सेना को छोड़ने का एक कारण यह भी था कि वह अपने पीछे अपने जैसा रणकुशल और वीर योद्धा अपने उत्तराधिकारियों के रूप में नहीं छोड़ कर गया। अब ठीक है, रणजीत सिंह में इतनी कमियां थीं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसका चला हुआ था। हालांकि कई बार जब ऐसे ऐसे चरित्र का जो व्यक्ति होता है वो अपने मूल कार्य से विमुख हो जाता है और उसका मूल कार्य जो है और उसमें एक उदासीनता आ जाती है। और यह उदासीनता और यह सारी चीज़ें भी डैमेज कंट्रोल हो जाता है यदि रणजीत सिंह ने अपने जैसा एक उत्तराधिकारी तैयार किया होता। और परिणाम यह हुआ कि रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत खालसा सेना स्वार्थी, आत्मघाती और सैनिक गुणों से वंचित सरदारों के नियंत्रण में चली गई। अब जो नेता थे सेना के, जो सेना को जो कमांड करने वाले जो लोग थे, अब उनमें सैन्य गुणों का अभाव था। और परिणाम यह हुआ कि खालसा सेना को अधिकांश युद्धों में मुंह की खानी पड़ी और निर्णायक रूप से वह अंग्रेज़ों से पराजित हो गई और पंजाब पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो इस पंजाब के पतन में जो प्रमुख जो कारण हैं, वहाँ की जो सेना है, वहाँ के जो सरदार हैं, सेनापति हैं, वहाँ के जो मंत्री हैं, सभासद हैं, वे सब के सब स्वार्थी हैं। और महाराजा रणजीत सिंह के जो वंशज थे, चाहे वो खड़ग सिंह था, चाहे वो शेर सिंह था, दोनों ही अयोग्य थे। नौनिहाल सिंह में संभावनाएं थीं, लेकिन वह आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो गया और दिलीप सिंह उस समय 5 साल से भी कम का एक बच्चा था। और इस सब मिले जुले कारणों से पंजाब का पतन हुआ। खालसा सेना या सिख सेना जो है वो लगातार हारती गई। धन्यवाद।